नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। ऐसे में कई कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार भी किया गया। 21 राज्यों के 102 सीटों पर 68% वोटिंग हुई है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83% वोटिंग हुई है, तो वहीं बिहार में सबसे कम 49% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी है। छत्तीसगढ़ में 64% वोटिंग हुई है। कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार भी किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई और पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है उसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें हैं, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, महाराष्ट्र की 5 सीटें, असम और बिहार की 4-4 सीटें, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2-2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर जो है चुनाव हुए हैं, जिसमें कुल चुनाव 68% हुआ है। 102 सीटों पर मतदान हुआ। यदि बात की जाए 2019 को लेकर के, तो 2019 में 69% वोटिंग हुई थी। 69.96% वोटिंग 2019 में हुई थी। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से, और अश्विनी कुमार जी और दुलारे अंसारी जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इसे लेकर के। देखिए, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हो गया है और कई जगहों पर जो है इस बार चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। क्या कुछ कहेंगे विक्रम जी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जो पहले चरण के मतदान में संपन्न हुई है, पूरी तरह से देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। और जिस तरह से कुछ स्थानों पर लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया, काफी समझाने के बावजूद भी लोग नहीं माने, क्योंकि देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्रशासन या सरकार उनकी बात नहीं सुन रही होती है, तब अगर चुनाव वो बहिष्कार करते हैं तो जो उनके मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको जो है सरकार प्राथमिकता में देती है। जी। जिस तरह से देखिए इस राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, और खास करके अगर पूरे चुनावी अगर समीकरण को देखें तो हिंदी बेल्ट पर सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो हिंदी बेल्ट पर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो पिछले 2019 के मुकाबले या 2019 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया था उस समय, और आज की जो तीसरे दौर की जो स्थिति है उसमें जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है वो आपको चुनाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि जी। देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को मैंने कवर किया, स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, लगभग आप ये मान के चलिए कि 15,000 के लगभग लोगों से मैं मिला, तो मैंने जी। चुनावी जो मिजाज को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के अंदर चुनाव को लेकर के कोई उत्साह नहीं है। जिस तरह की हवा और जिस तरह का माहौल केवल आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या टीवी चैनल हो, अखबार हो या चुनावी जनसभाएं हो, केवल वहीं पर दिखाई दिया। लोगों को कोई खास रुचि जो है वो चुनाव के दौरान दिखाई नहीं दी। और जी। यही वजह रहा कि मत प्रतिशत जो है वो 54% के लगभग ही रहा। और खास करके अगर आप पूरे अगर ओवरऑल विधानसभा वार अगर इस पूरे समीकरण को देखेंगे तो उन स्थानों पर ही सबसे ज्यादा वोटिंग हुई जहां पर जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं या फिर निचले तबके के लोग रहते हैं, वहां का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ स्थानों पर यानी कि कुछ विधानसभाओं में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 74 माफ कीजिएगा 72% के लगभग वहां पर पहुंचा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
तो कहीं पर 53 था, कहीं पर 54 था, जी। कहीं पर 55 था। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में ये देखा गया कि जिस तरह से जो यहाँ की जनता ने वोट किया, बड़े ही साइलेंटली तरीके से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। जी। और यही वजह है, खास करके सत्तारूढ़ दल है, उसके माथे पर जो है वो पसीना साफ देखा जा रहा है। जी। क्योंकि देखिए, जिस तरह की उम्मीद उन्होंने की थी, उस तरह की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और अगर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट हुई है, तो फाइट जो है वो बहुत टक्कर ही दिखाई दे रही है। क्योंकि जी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अगर पांचों लोकसभा सीटों को देखा जाए राज्य बनने के बाद से, तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला देखा जा रहा है। जी। हालांकि दो सीटें हैं, टिहरी लोकसभा सीट का अगर मैं जिक्र करूं, तो वहां पर बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से उनको जो जन समर्थन मिला, या जो मतदाता मत करने के बाद मुझे मिले, उन्होंने सीधे तौर पर खुलकर कहा कि देखिए, हमने इस बार उस युवा को वोट करने की कोशिश की है जो युवा रोजगार की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। जी। वहीं दूसरी ओर अगर हरिद्वार का जिक्र करें, तो हरिद्वार से कानपुर विधायक उमेश शर्मा मैदान में है, और तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को लेकर के वहां पर चल रहे थे लोगों के बीच, और वो गए थे। लेकिन जिस तरह की खबरें आई कि अंतिम समय में उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर लिया, और जिस तरह की समाचार आ रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनके टिकट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने लास्ट स्टेप जो जो लोकल लीडर्स हैं, या जो वहां के लोग हैं, तो वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि उमेश शर्मा ने अपने आप को बैकफुट पर लिया, और जी। अपने जितने भी समर्थक हैं उनको कांग्रेस पार्टी में वोट डालने की अपील की। तो कहीं ना जी। कहीं देखिए, पूरे अगर पांचों लोकसभा सीटों को अगर देखें, तो जिस तरह से जो चुनावी जो वोटिंग हुई है, वो जाहिर सी बात है, सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छी बात नहीं है। जी। क्योंकि देखिए, अगर पूरे किस राज्यों के अगर आप चुनावी समीकरण को आप देखेंगे, तो वेस्ट बंगाल में जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने वहां पर वोट किया है, तो देखिए, वैसा नजारा हिंदी बेल्ट पर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया है। चाहे आप यूपी का जिक्र करें, चाहे बिहार का जिक्र करें, चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें। क्योंकि देखिए, तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में समर्थन के साथ सरकार में है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस जी। तरह की वोटिंग देखने को मिली, और जिस तरह की नाराजगी लोगों की दिखाई दी है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं जी। ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक परेशानी का सबक जी। बना जी हुआ विक्रम दिखाई जी, दे रहा है। हमारे साथ वहीं पर अभी दुलारे अंसारी जी भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी अगला सवाल लेती हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ है। मतदान की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत जो है काफ़ी कम रहा है इस बार का। क्या कुछ कहेंगे, क्यों लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस बार चुनाव का? छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में लगातार महतारी वंदन योजना और अन्य अन्य बीजेपी की तरफ से घोषणाएं की है। बीजेपी का एक सबसे बड़ा नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वहीं पर बनाएंगे। उन्होंने बनाया भी, पर वो इस बात को शायद मुझे लगता है कि चीजों में हिंदी बेल्ट में इन मुद्दों को वो बीजेपी भुना नहीं पा रही है। अगर बस्तर सीट पे देखें तो कवासी लखमा को बहुत ही प्री प्लान करके कांग्रेस ने उतारा है, क्योंकि 5 बार के विधायक वहां से रहे हैं वो। जी। अब उनको उतारने के बाद उनके अपोजिट में बीजेपी ने महेश कश्यप को उतारा। कश्यप समाज की भी वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा है वहां पर पिछले बार 70% वोट हुए थे और इस बार सिर्फ और सिर्फ 64% हुए। जी। वोटिंग के 2 दिन पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया था। ये सारे जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी बार बार इन मुद्दों को भुनाती है 2019 के पहले, ये जैसे इस बार देखें तो 2019 के पहले पुलवामा अटैक याद आता है कि ठीक चुनाव से पहले, ठीक प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा हमला जो था 14 फरवरी को, वो जोड़ देने वाला हमला था। वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। पर छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों के बाद अगर सत्ता बीजेपी की है, रूलिंग पार्टी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी है और देश में भी बीजेपी है, इन दोनों जगह होने के बाद भी 6% की जो गिरावट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को विचलित करती है और कांग्रेस के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है।
जी, वहीं हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अगला सवाल ले लेती हूँ। देखिए, प्रथम चरण की वोटिंग हुई जिसमें काफ़ी कम परसेंटेज रहा इस बार वोटिंग का। यदि मैं बात करूँ पंजाब और हरियाणा को लेकर के, तो वहाँ पर भी आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। कितना असर जो है इस प्रथम चरण की वोटिंग का आखिरी चरण की वोटिंग में देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी प्रथम चरण की वोटिंग में ही कई लोग बहिष्कार किए हैं चुनाव का, कई ग्रामीणों ने जो है इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है, वोटिंग नहीं की है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से मतदान कम हुआ है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है कहीं ना कहीं उसका मतदान में रुझान कम हो रहा है, और जिसको लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ पार्टी के आला कमान भी चिंतित हो गया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का नारा दिया था, जिस और मतदान के रुझान को देखते हुए कहीं ना कहीं अब ये साफ इशारा कर रहा है कि इस इशारे से कहीं ना कहीं सत्ता दल के लिए संकट की घंटी बज चुकी है, क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार मतदान लगातार कम हुआ है। अगर जो पिछली बार 102 सीटों पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 14 सीटें इन सीटों से जीती थी। लेकिन जिस तरह से लगातार हरियाणा पंजाब में भी किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और खुले आसमान कर नीचे बैठे हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार विरोध कर रहे हैं, उसे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। जी, विक्रम जी, देखिए 400 पार का नारा भाजपा का है और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो काफी कम है। किस प्रकार से भाजपा फिर इस बार 400 पार हासिल करेगी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक एजेंडा लेकर के चलती हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई बार ऐसे लक्ष्य को रखा जाता है, कहा जाता है कि हमें इस लक्ष्य को पार करना है, और उसी लक्ष्य के तहत 400 पार का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। देखिए, जहां तक पूरे अगर कैंपेन को देखा जाए, उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख करके चुनाव को लड़ा गया, और जिस तरह से उनकी 2 जनसभाएं यहाँ पर हुई और केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर जनसभाएं हुई, और कई भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के, जो स्टार प्रचारक है, यहाँ पर आकर के अपने अपने बातों को रखा। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से 54% जो मतदान हुआ है, वो इस बात को बता रहा है कि लोगों के अंदर अब वो उत्साह नहीं रहा जैसा उत्साह 2019 में दिखाई दे रहा था। जो उत्साह जब 2014 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो वो परिवर्तन चाह रही थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री तीसरी बार अपने आप को जो है वो 400 पार के नारे के साथ पहले चरण में दिखाई दिए, और लोकल जो लीडर्स थे वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो अधिकांश लोगों को ये नहीं पता था कि उनका लोकसभा प्रत्याशी कौन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जो है वो यह भी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर लड़ा गया, लोकल जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हो सकता है इस कारण भी बहुत सारे जो मतदाता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, वो लोग नहीं निकल करके आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनका प्रत्याशी कौन है। दूसरी ओर देखिए, यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने 2 रैलियां की, रामनगर और रुड़की में, और उधम सिंह नगर में जो है वो सचिन पायलट आए। जिस तरह से देखिए, कांग्रेस का अगर पूरा चुनावी आप समीकरण को देखेंगे, तो उन्होंने अपने जो लोकल प्रत्याशी हैं उनके भरोसे पूरे चुनाव को छोड़ा, और सिर्फ जो एक विशेष मुद्दा है, यानी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उसको सामने रखा, और लोगों के बीच में वो बेरोजगारी दूर करने की बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जो लोकल जो इश्यूज थे, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, या फिर क्योंकि उत्तराखंड देखिए सैन्य बहुल राज्य है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो अग्निपथ योजना है उसका जो है खासा विरोध दिखाई दिया यहाँ पर, और लोग खुल करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कई बार कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर यहाँ पर
दिखाई देगा, जी। क्योंकि लोगों के अंदर जो उत्साह मैंने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव हो या इससे पूर्व विधानसभा चुनाव हो, उस दौरान लोगों के अंदर एक वोट डालने का उत्साह था, अपनी पार्टी को वो चुनना चाहते थे जिसको वो पसंद करते हैं। जी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने संवाद किया, सीधे तौर पर अपने आप को उत्तराखंड से जोड़ते हुए जो है उनके बयान दिखाई दिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो उनसे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन वो जो है हावी रहे, और जो बात प्रधानमंत्री कह के गए लोग उनसे कनेक्ट नहीं होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अगर उनसे कनेक्ट होते तो मत प्रतिशत का जो आंकड़ा है 2019 के मुकाबले इतना घटता हुआ दिखाई नहीं देता। जी। जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा सीटों को अगर हम देखें तो कहीं पर 14 विधानसभाएं हैं, कहीं पर 13 विधानसभाएं हैं, और खास करके उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर जो है दलित वोट बहुत अधिक है, मुस्लिम जी। वोट जी। बहुत अधिक है, वहां का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आप देखिए कि वो 60 से 70% के बीच में है। जी। तो यानी कि वो गेम चेंजर वोटिंग वहां की हुई है। जी। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जी। क्योंकि 400 पार का नारा दिया है। 303 सीटें पिछली बार आई थी, और वो उन 303 सीटों को अगर आप देखेंगे तो उसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल ही क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जी। उनमें से उत्तराखंड राज्य भी था जिसकी 5 लोकसभा सीटें दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े भारी मार्जिन से वो जीतने में जी विक्रम सफल जी, रही थी। हमारे साथ प्रहलाद जी भी जुड़ चुके हैं। मैं अगला सवाल पहले उनसे ले लूं, दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रहलाद जी देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में वोटिंग परसेंट जो है वो काफी कम दिखाई दिया है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि भाजपा की बात करूं तो उनका नारा है 400 पार का, कैसे फिर भाजपा 400 पार हासिल करेगी? देखिए, अगर मैं वोटिंग की बात करूं, वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कि या तो बहुत ज्यादा वोटिंग हो या बहुत ज्यादा कम वोटिंग हो, वो अगेंस्ट गवर्नमेंट ही जाती है। जी। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसके लिए टास्क है कि लोगों को किस तरीके से ज्यादा वोटिंग करने के लिए उनको आगे लाया जाए, उनको घरों से निकाला जाए, उनको उनके तक पहुंच की जाए। ये सबसे ज्यादा अहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है। दूसरी बात रही वोटिंग, जो जिस तरीके से अब वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनावों से लेकर चलती आ रही है, अगर पिछले चुनावों की तरफ ध्यान दे तो वहां पर भी अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 60 से 70% हमेशा ही, ये अगर इतिहास की बात की जाए तो ये हमेशा ही ऐसा चलता रहा है। पंजाब के इतिहास की बात की जाए तो ऐसे में ये वोटिंग वोट जरूर वोटर को डालनी चाहिए, और ये हम सबका एक जो है वो एक काम भी है, हमारी ड्यूटी भी बनती है, और हमारा ये एक दायित्व भी बनता है कि वोटिंग जरूर डालना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। वैसे अगर पंजाब में, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन पंजाब अपना काम कर रहे हैं। वो लगातार जितने भी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए हुए हैं, चाहे वो हीरोज हो, पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हो, या और कई समाज सेवी हो, उनको लगातार ये लोगों से अपील करने के लिए बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और जो वोटिंग है अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि अब पंजाब सबसे लास्ट चरण में चुनाव होना है, पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में 1-2 दिन में जब फसलों की कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी, तो उसमें लगभग 10 दिन है वो किसान जो है या लोग हैं या जो उनसे किसानों से जुड़े हुए जितने भी पारिवारिक मेंबर हैं वो बिजी हो जाएंगे। इस वजह से अब जितना एरिया कवर किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो अब शुरू हो गया है। उनकी तरफ से अब चुनाव प्रचार है वो शुरू कर दिया गया। प्रहलाद जी हमारे साथ दुलारे जी भी बने हुए हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की वोटिंग एक ही सीट पर हुई है, बस्तर पर। यदि मैं बात करूं मौसम को लेकर के, तो क्या गर्मी की वजह से इस बार कम चुनाव हुआ है? क्योंकि मौसम में देखा जा रहा है कि गर्मी दोपहर के समय काफ़ी बढ़ जाती है, तो क्या इस वजह से चुनाव या वोटिंग में
परसेंटेज में कमी आए? देखिए, जो चुनाव का समय था, वो जो मतदान का समय था, वो सुबह 7 से 3 बजे तक था। और जी। जितने भी लोग होते हैं सुबह 7, 8, 9, 10 इस समय प्रेफर करते हैं वोट डालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं, ये समय काम आते हैं सुबह 10 से सुबह 7 से 12 बजे तक। गर्मी एक वजह नहीं थी, वजह ये हो सकती है कि किसान मुझे लगता है कि नाराज़ हैं। मुझे लगता है कि मतारी बंधन योजना में 1000 रुपए एक तरफ दिए जा रहे हैं, इनसे कुछ लोग बीजेपी से नाराज है। और बहुत बार बीजेपी के तरफ कांग्रेस बीजेपी की तरफ ये बड़ा आरोप लगा रही है कि हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व जो होता है उसकी राजनीति हो रही है, राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। अगर पूछा जाए तो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है बीजेपी से, अगर पूछा जाए तो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट कहाँ है, जिसको बताया जा रहा है कांग्रेस की 1 इंच भी सफाई नहीं हुई है। तो ये मुद्दे जो है, जो 10 सालों में लोगों ने देखा, समझा, जाना कि बार-बार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ बोलने का काम करती है। अगर जी। अमित शाह से पूछा गया था एक बड़ी के इंटरव्यू में कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उन्होंने कहा था ये चुनावी जुमला है, काला धन लाएंगे, ये चुनावी जुमला है। तो मुझे लगता है कि जनता कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर के जागरूक हो रही है और लोगों को पता है कि बार-बार कांग्रेस कह रही है ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम। तो लोगों को अब लगने लगा है कि वोट देने से क्या होगा, जब जीतना बीजेपी को ही है, वोट देने से क्या फायदा जब सत्ता में बीजेपी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि नौकरी, मतारी बंधन योजना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं किसान को लेकर के, एक तरफ बीजेपी एक बड़ा एमएसपी देने का वादा कर रही है, फिर भी वोटों में परसेंटेज में जो गिरावट है वो बहुत संशय का विषय है। जब जी। 10 सीटों पर मतदान होगा तो कितना ये असर डालेगा, जी, क्या दुलारी इसी जी, के देखिए आसपास सरकार। हमारे साथ अश्विनी जी भी बने हुए हैं। अगला सवाल मैं उनसे ले लेती हूँ। अश्विनी जी, देखिए मौसम जो है कहीं न कहीं गर्म होता जा रहा है, जिस वजह से कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं बात करूँ नेताओं की, तो उनका ऐसा कहना है कि कई लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, कई लोग छुट्टी पर चले गए। क्या इसका असर जो है प्रथम चरण के चुनाव पर हुआ? मतदान का मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि इससे ही आगे के 6 जो चरण है उनकी दशा दिशा तय की जाएगी। और लगातार मौसम में केंद्र सरकार के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चुनाव आयोग के द्वारा प्रबंध किए गए थे। खासकर प्रथम चरण में जो देखा गया है कि महिलाओं के लिए चुनाव आयोग ने मतदान तक आने जाने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदान कम हुआ है तो वो एक गंभीर विषय है और समझना चाहिए कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। क्योंकि केंद्र सरकार सत्ता में आने से पहले जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने के मामले हो या जिस तरह से दूसरे लोगों को वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं लोगों दिमाग में ले हुए बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शांत बैठे थे और उन्होंने वोट की चोट से ये अपना असर दिखाया है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जाहिर सी बात है कि चिंता बढ़ गई है। और वहीं कहीं ना कहीं सत्ता पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार तंज कस रहा है कि लोगों के बीच में सत्ता पक्ष को लेकर काफी गुस्सा है, जिसके कारण वो मतदान से लगातार भाग रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं जो मतदाता है सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी, विक्रम जी, अगला सवाल आपसे है मेरा कि देखिए लोकसभा चुनाव 5 सीटों पर उत्तराखंड में हो चुके हैं। बात की जाए मौसम को लेकर के, मैंने पहले भी बात की कि क्या गर्मी की वजह से इसका असर देखने को मिला। वहीं यदि उत्तराखंड की बात करूं तो गणेश गोंदियाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार ग्रामीणों ने इसलिए किया क्योंकि वहां पर रोड का निर्माण नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि रोड का निर्माण कार्य जो होता है उसमें थोड़ी देरी होती है, इस वजह से कई ग्रामीणों ने जो है बहिष्कार किया, उन्हें जो है बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। कल का ही मैं अगर जिक्र करूं तो जिस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल के भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके जब मतदान केंद्र कोला पर जब पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे स्थानीय और जो तमाम मीडिया वहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने रास्ते को लेकर के ही अनिल बलूनी से सवाल किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब अनिल बलूनी जैसे इतने बड़े कद के नेता, उनके जो गांव के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जो है सड़कों की समस्या है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखिए बहुत स्थान ऐसे हैं जहां सड़कों को लेकर के समस्या है। और ग्रामीण को, जैसा मैंने पहले भी जिक्र करा था कि ग्रामीणों को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब कोई नेता नहीं सुनता है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो वो चुनाव के दौरान इस तरह का बहिष्कार करते हैं। और कई बार
उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के बहिष्कार करने से जो उनके गांव की जो समस्या है, जो सड़कों की समस्या है या अन्य जो समस्याएं हैं, उसका समाधान जो है वो युद्ध स्तर पर हो जाएगा। और जिस तरह से देखिए, जैसा अभी आप हमारे साथी कह रहे थे कि मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उसमें ईवीएम को लेकर के जो है लोगों का जो भरोसा है वो टूटा है, क्योंकि जिस तरह का एक लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट हो गया है कि बटन कोई भी दबा लो जीतेगी भाजपा, तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों के अंदर इसको लेकर के भी जो है एक भ्रम फैला हुआ है। और जिस तरह से जो चुनाव आयोग है उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तमाम कैंपेन चलाने के बावजूद भी उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहां पर 93,97,000 वोटर है, यानी कि लगभग 84 लाख वोटर है, यहाँ पर जो मतदान का जो स्तर है वो मात्र 54% रहा, यानी कि आप कह लीजिए कि 50% जो वोटर थे वो वोट डालने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव आयोग की बड़ी अहम भूमिका इसमें होती है, उनको जिम्मेदारी से इन चीजों को लेना चाहिए और वापस जो है पब्लिक के बीच में जाकर के जो उनकी विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको दूर। जी विक्रम जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपसे थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं प्रहलाद जी के पास वापस आना चाहूंगी। प्रहलाद जी, देखिए प्रथम चरण की वोटिंग हुई, कहीं न कहीं इसे लेकर के कई बार जागरूकता भी फैलाई गई है, कई सारे अभियान जो है वोटिंग को लेकर के किए गए हैं और यदि निर्वाचन आयोग की बात करूं तो उन्होंने भी काफी सारे जागरूकता अभियान चलाए। फिर इतनी कम वोटिंग कैसे हुई? 57% वोटिंग हो जाना, 58%, यदि कुल वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 68% वोटिंग हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, तो जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, चाहे ग्रामीण इलाके से हैं और चाहे शहरी इलाके से हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग अपने मतदान का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बाद में कोई भी सरकार बनती है, अगर कोई सरकार सत्ता में आती है तो उनके जो नीतियां होती हैं उनको कोसते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कहते हुए दिखाई देते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि ये सरकार चुनता कौन है। आम आदमी अपने मतदान का अच्छे से अच्छे तरीके से सोच समझ के इसका प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उसे किसी भी पार्टी को कुछ भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए और ना ही उनका उनका फर्ज बनता है। ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि बड़े स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा ये कैंपेन चलाई जाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले। आखिर क्या कमियां रह गई हैं कि जो इस बार मतदान हुआ है, ओवरऑल अगर आप 68% की बात करें तो इतना मतदान हुआ है जो पहले चरण में हुआ है, तो आखिर क्या कमियां रह गई हैं और इन कमियों से आगे आपको 2-4 ना होना पड़े, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अब ये समझ लेना चाहिए कि जो वोटर हैं वो घरों से अभी निकलना, अभी उनके लिए अभी वो निकल नहीं रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, कैसे वोटिंग प्रक्रिया है वो चलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। जो खामियां, जो कमियां, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरा जो है वो जोर लगाया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल स्टेट वाइज की बात करूं तो यहाँ पर अलग से कैंपेन चलती रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग कैंपेन चलती रही है। लगातार जो युवाओं को वोटिंग डालने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है, पर ऐसे में अगर कम वोटिंग होती है तो उसका आम लोगों के ऊपर भी असर देखने को इसलिए मिलता है कि सत्ता में जो पार्टी आती है वो हो सकता है कि उनकी नीतियों से ज्यादातर लोग प्रभावित ना हो और उनकी नीतियों से ज्यादातर लोग हैं जो वो प्रभावित हो। ऐसे में ये जरूर देखने की बात रहने वाली है। और पंजाब में, अगर खासकर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर वोटिंग प्रक्रिया है, अभी भी जो बड़े बड़े बैनर्स जिस तरीके से उनके थ्रू लोगों तक पहुंच की जा रही है, और सबसे अहम बात यह है कि हर घर में किस तरीके से जो वोटिंग प्रक्रिया वो चलेगी, उसके लिए भी खास
इंतजामात जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि पंजाब की वोटिंग परसेंटेज कितनी रहने वाली है। पर एक बात तो यहाँ पर जरूर है कि जो पहले चरण में वोटिंग हुई है वो उसका परसेंटेज देख के आने वाले समय में लोग किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए घरों से निकले, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जरूर सोचने वाली बात होगी और जरूर उनके द्वारा ये कदम भी उठा लिया गया होगा। जी 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 दुलारी जी, देखिए लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का, तो क्या बहिष्कार करना सही है? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में दो ही रास्ते हैं, या तो आप वोट देने ना जाए या फिर वोट देने जाए तो नोटा को वोट देकर आए। जी दो रास्ते हैं। और देखिए, दो तीन चीजों पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से पिछले बार अगर बात करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको चुनने की प्रणाली को भी बदल दिया गया है। जी तो ये कहीं ना कहीं जितने लोग पढ़े लिखे, मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वोट का, मेरे मतदान का क्या फायदा होगा, मैं सरकार को नहीं बदल पाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से 10 सालों में कांग्रेस ने बीजेपी के लिए परसेप्शन खड़ा किया है कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ये जी परसेप्शन इस बार काम करता दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है कि लोगों का नाम निकलना। खैर 102 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है, सिर्फ बहुत कम सीटों पे चुनाव मतदान हुए हैं, पर अभी 400 के आसपास 422 421 सीटें जो बच गई है, उस सीटों पर कितना असर डालेगा ये चीजें, ये बहुत संशय और बहुत शंका पैदा कर रही है कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट गिरा, पर मतदान का प्रतिशत गिरा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार गिर सकती है। जी जी अश्विनी जी, देखिए दुलारे जी ने भी कई बार बात की है इसे लेकर के कि ईवीएम को लेकर के कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और भाजपा को हमेशा इस पर घेरा है कि ईवीएम हैक हुई है। क्या कुछ कहेंगे? क्या सच्ची में ईवीएम हैक हुई है? क्या सच्ची में जी बिल्कुल। ईवीएम जो है हैक हो रही है? क्या इस वजह से लोगों ने वोट नहीं किया? जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार ये पिछले काफी समय से मुद्दा उठा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बार स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और हर चुनाव के बाद लगातार ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है, जिससे लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और आज सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार पॉलिटिकल पार्टियां देखिए मुहिम चलाती हैं कि ईवीएम के दोबारा लगातार गड़बड़ी होती है, जिसके कारण सत्ता पर कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सत्ता हासिल कर लेते हैं। और यही कारण है कि इस चुनावों में कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का मतदान कम हुआ है, ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। जी 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 अश्विनी जी और दुलारे जी, प्रहलाद जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण के संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में 21 राज्यों के ऐसे 102 सीटों पर 68% वोटिंग हुई है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 64% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी है। कई क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार भी किया गया। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 64% वोटिंग हुई है। कई क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार भी किया गया। अब ये तो 4 जून को नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि किसके सरताज होगा, लेकिन प्रथम चरण की वोटिंग हुई है जिसमें काफी कम परसेंटेज जो है देखने को मिला है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो है वोटिंग हुई, जिसमें काफी कम प्रतिशत वोटिंग देखी गई है। अब ये तो देखने वाली बात होगी, यानी कि 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि किसके सरताज होगा। फिलहाल की वीआईपी विशेष पे इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।